हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इमेजिन करो आपको किसी प्रकार के एंगर इश्यूज है और एक डॉक्टर अपनी कैंपर वैन लेकर आपकी ट्रीटमेंट के लिए आपके घर आता है। वो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर पहले तो बेहोश करता है और फिर आपके आई सॉकेट के थ्रू आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब तक एक कील हथौड़े से ठोक कर आपकी मदद करता है, टू सॉल्व योर एंगर इश्यूज प्रॉब्लम। आपको कैसा महसूस होगा? Well, that's lobotomy और इसका सक्सेस रेट पता है 85%। Like literally लोगों का स्वभाव पूरा का पूरा बदल जाता है। अब मार्लिन वैन डेन नेस्टे को ही देख लो, ये एक लोबोटमी पेशेंट थी जिसके पहले लिए गए फोटो पर डॉक्टर्स का ये कैप्शन था, फॉरएवर फाइटिंग द मीनेस्ट वुमेन। और फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने कहा शी गिगल्स अ लॉट। So clearly a lot had changed. But wait a minute, अगर ये ऑपरेशन इतना बड़ा गेम चेंजर था तो फिर इसे इजाद करने वाले पोर्चुगीज न्यूरोलॉजिस्ट और नोबेल प्राइज विनर एंटोनियो इगाज मोनेस को उनके ही पेशेंट ने उन्हें गोली मारकर अपाहिज क्यों बना डाला? Well, let's find this out in our today's video and let us know why is lobotomy the worst surgery procedure in history. साल था 2005। यूएस बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नेशनल पब्लिक रेडियो यानी एनपीआर ने एक ऐसे इंसान की कहानी लोगों के सामने लाई जिसमें एक सौतेली मां और एक डॉक्टर मिलकर 12 साल के बच्चे के दिमाग में 2 अच्छे खासे बड़े बड़े होल्स कर देते हैं। उस विक्टिम बच्चे का नाम हाउडी डली और उसकी गलती अपने सौतेले मां से नफरत। एक्चुअली 5 साल की उम्र में अपनी सगी मां जून डली को हमेशा हमेशा के लिए खो देने के बाद हावर्ड को अपने पिता की दूसरी शादी बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, क्योंकि उस 12 साल के बच्चे के लिए उसकी सौतेली मां वो औरत थी जो उसकी सगी मां की जगह लेने वाली थी। और यह बात उसे जरा भी पसंद नहीं थी और वक्त के साथ साथ इनके बीच की अनबन बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि लू हावर्ड से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मेंटली अनस्टेबल साबित करने पर तुल गई। उसका कहना था कि मानसिक रूप में हावर्ड पागल है क्योंकि वो हर बात में बगावत करता और अगर कुछ भी पूछो तो उसका जवाब हमेशा रहेगा आई डोंट नो। वेल, अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है? क्या एक 12 साल के बच्चे का अपने मां के खिलाफ बगावत करना पागलपन होता है क्या? वेल, आई वुड से नो। और इनफैक्ट उसके डैड का भी यही कहना था। उन्होंने तो कहा कि शहर के कई नामचीन डॉक्टर्स ऑलरेडी ये कह चुके थे दैट हावर्ड वाज परफेक्टली नॉर्मल एंड इट वाज ऑल जस्ट अ स्टेप मदर प्रॉब्लम। पर शायद लू को यह जवाब मंजूर नहीं था। वो एक ऐसा डॉक्टर चाहती थी जो हावर्ड को पागल साबित करने में उसकी मदद कर सके। और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन से, जिसने बस लू के बातों के आधार पर यह घोषित कर दिया कि हावर्ड एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है और उस पर जल्दी से जल्दी लोबोटमी परफॉर्म करना बेहद इंपॉर्टेंट है। पर क्या डॉक्टर फ्रीमैन यूं ब्रेन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए ट्रेंड भी था? अगर टेक्निकली देखा जाए तो हाँ भी और ना भी। असल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स की सर्जरी करना एक न्यूरोसर्जन का काम होता है जो बकायदा उस चीज की ट्रेनिंग लेता है। बट व्हेन इट केम टू डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन, वो पेशे से एक न्यूरोलॉजिस्ट था, एक न्यूरोसर्जन नहीं। यानी सिंपली पुट, वो ब्रेन से रिलेटेड गड़बड़ियों को डायग्नोस करने के लिए ट्रेन तो था मगर उसकी सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए नहीं। वो तो मिड 1940s में फ्रीमैन ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से रातों रात लोग उसे न्यूरोसर्जन समझने लग गए थे। एक्चुअली डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन लोबोटमी को इजाद करने वाले पोर्चुगीज न्यूरोलॉजिस्ट नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर एंटोनियो इगाज मोनेस से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। और इसीलिए जैसे ही इगाज ने 1935 में अपनी पहली लोबोटमी परफॉर्म की इन हिज होम कंट्री, डॉक्टर फ्रीमैन ने तुरंत उस टेक्निक को अमेरिका में लाने का फैसला लिया और उसके अगले ही साल अमेरिका में भी लोबोटमी को एक लोकल पेशेंट पर ट्राई किया गया। नाउ इन माय ओपिनियन दिस इज मॉरली रॉन्ग, क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी का वाइटल ऑर्गन होने के साथ ही वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, फ्रॉम कंट्रोलिंग आवर हार्ट्स पंपिंग टिल ब्रीदिंग। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपको सच में लगता है कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हो या फिर आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है? नाउ आई नो बहुत से लोग बोलेंगे इसका आंसर इज अ नो ब्रेनर। कुछ भी करने में हमारा ब्रेन तो यूज होता ही है। ब्रेन का मामला जैसा दिखता है ना, उतना सिंपल नहीं है। लेट मी रिकमेंड यू अ बुक ओवर हियर, ब्रेन रूल्स बाय शिवानी ठाकुर। इसकी बुक समरी आप सुन सकते हो कुकू एफएम ऐप पर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें कैसे ब्रेन हमारे मेजर रोल्स यानी कंजर्वेशन ऑफ मेमोरी, न्यूरॉन की वायरिंग, सेंसेस का इंटीग्रेशन, मेल और फीमेल के ब्रेन पैटर्न्स और स्लीप जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसे इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। आपको इस बुक की बुक समरी कुकू एफएम ऐप पर सुनने मिल जाएगा, वो भी हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेज में। साथ ही आपको अ बंच ऑफ अदर जॉनरास के किताबें भी मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त। नॉन फिक्शन जॉनरास, इसकी करियर, मोटिवेशन, लीडरशिप, सेल्फ इंप्रूवमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजीज एटसेट्रा एटसेट्रा। कुकू एफएम ऐप पर 4000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट अवेलेबल है और वैसे तो इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन बस 399 रुपीस का है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे जो है सुनो 50 या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन
लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको तुरंत 50% ऑफ यानी 199 रुपीज में इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। और अब वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। नाउ क्या आप इस दिमाग के डॉक्टर के दिमाग को देख रहे हो? बंदे ने लोबोटमी प्रोसीजर के इजाद होने के एक ही साल के अंदर अपनी पहली लोबोटमी परफॉर्म भी कर ली, वो भी कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसमें ब्रेन जैसे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की सर्जरी हो रही है। अब लकीली उसका पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, उसके पेशेंट की मेडिकल कंडीशन भी ड्रास्टिकली इंप्रूव होने लगी। सो अब जाहिर सी बात है सक्सेस मिलते आत्मविश्वास भी तो आसमान छूने लगा और इसी वजह से उसने और भी ऑपरेशंस लोबोटमी के परफॉर्म किए। बट वक्त बीतता गया, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स फ्रीमैन ने आजमाए, बट फिर एक वक्त आया जब फ्रीमैन को यह 3 से 4 घंटे का ऑपरेशन काफी बड़ा और बोरिंग लगने लगा। वो इस प्रोसीजर को थोड़ा तेज करना चाहता था और इसीलिए उसने 1946 में लोबोटमी परफॉर्म करने का एक अनोखा तरीका निकाला। एक ऐसा तरीका जिसमें यह पूरा 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर महज 10 मिनट में कंप्लीट हो सकता था। His idea was, अगर इगास की टेक्निक की तरह स्कल में होल्स करके ब्रेन तक पहुंचना पड़े तो स्कल बोन्स मोटे होने की वजह से ब्रेन तक पहुंचने में देर लग सकती है। इंस्टेड क्यों ना आंखों की कैविटी यानी कि आई सॉकेट के ऊपरी बोन को ब्रेक करके ब्रेन के फ्रंटल लोब तक पहुंचा जा सके। वैसे भी ये बोन एक एग शेल जितनी कमजोर होती है, आराम से 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाएगा और खोपड़ी को ऑपरेशन के बाद फिर से सीना भी नहीं पड़ेगा। अब आई नो ये सुनने में काफी खतरनाक साउंड कर रहा होगा, बट फ्रीमैन की ये टेक्निक उस दौरान काफी फेमस हो चुकी थी कि लेट 1930 से लेट 1960s तक चले अपने पूरे मेडिकल करियर में डॉक्टर फ्रीमैन करीब 3500 पेशेंट्स पर इस लोबोटमी नाम की सर्जरी परफॉर्म कर चुके थे, जिसमें बाय द वे एक 4 साल का बच्चा तक शामिल था। लेकिन एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है कि अचानक से इसके इन्वेंटर इगास द न्यूरोलॉजिस्ट के दिमाग में लोबोटमी का आइडिया आया कहां से? और फ्रीमैन ने उसमें अपडेट्स लाकर सीधा रॉड घुसाने का प्लान बना लिया, वो भी बिना किसी टेस्टिंग के। कैसे? वेल, असल में इस पागलपंती को ट्रीट करने वाली पागलपंती की शुरुआत हुई थी एक दुर्घटना से। इन द मिड 1800s एक 25 साल का रेल रोड वर्कर फिनियस गेज अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था। उसका काम बेसिकली रूटलैंड रेल रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सप्लोजिव्स की मदद से रास्ते में पड़े बड़े पत्थरों को हटाना। सो अब एक दिन वो अपना रोज का यही काम कर रहा था कि तभी अनएक्सपेक्टेडली एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और एक 3 सेंटीमीटर की मोटी रॉड उसके गाल की हड्डी से घुसकर उसके दिमाग के फ्रंटल लोब के आर पार हो गई और नतीजन वो मोटी रॉड उसके खोपड़ी के ऊपरी हिस्से से कुछ सेंटीमीटर बाहर आके फंस गई। अब यह सुनने के बाद किसी भी ऑर्डिनरी इंसान के कान में तुरंत ही राम नाम सत्य है बजना शुरू हो गया होगा। बट गेस व्हाट, इतने बड़े हादसे के बाद भी फिनियस बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम थी। एक हंसता खिलखिलाता फिनियस अब एक चिड़चिड़ा इंसान बन चुका था। उसके दोस्त और रिश्तेदार तो ये तक कहने लगे थे that he was no more Phineas। और यहीं से शुरुआत हुई एक न्यू एरा ऑफ ब्रेन रिसर्च की, जिसमें दुनिया भर के न्यूरोलॉजिस्ट अब ये जानना चाहते थे कि क्या वो किसी भी रॉड या कील की मदद से लोगों की जान लिए बिना उनके स्वभाव को चेंज कर सकते हैं क्या? तो उन्हें कुछ मेडिवल और एंशिएंट आर्टवर्क्स को देखकर जवाब मिला, हाँ। लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्टोन ऑफ मैडनेस नाम की ये पेंटिंग जो 1494 में रेनेसांस पेंटर हिरोनिमस बॉश द्वारा बनाई गई थी, which clearly shows कि ब्रेन और बिहेवियर के रिश्ते को गहराई में समझने के और उसे बदलने की कोशिशें तो बहुत पहले से की जा रही थी। इन एंशिएंट पेरू विद सम एविडेंसेस इवन डेटिंग बैक टू द स्टोन एज, एविडेंस फॉर स्टोन एज क्रेनियल सर्जरी। पर बात तो यहाँ पर यह आती है ना, एंड आई एम श्योर आप भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि क्या इन सर्जरीज के पीछे कोई लॉजिक भी है कि नहीं? वेल, लॉजिक तो है मगर मोटा मोटा। इस ऑपरेशन में बेसिकली ब्रेन जैसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन को एक ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई है कि भाई ब्रेन का फ्रंटल लोब थॉट्स और इमोशंस को प्रोसेस करता है और इसीलिए अगर आपको किसी चीज का ऑब्सेशन सता रहा है या फिर किसी तरह का डिप्रेशन या एंगर इश्यूज है तो सिंपली ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है जिसकी मदद से सारे इमोशंस का आपका एक्सप्रेशन होता है उसे सिंपली थैलेमस से डिस्कनेक्ट कर दो। मतलब जब ऐसे कंपल्सिव बिहेवियर के सिग्नल्स दिमाग के बाकी हिस्सों तक पहुंचना ही बंद हो जाएंगे तो वहां जाकर उन सिग्नल्स का तहलका मचाने का सवाल ही नहीं उठेगा, यानी सिंपली ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देखो, आई नो आज के हिसाब से हंसने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कुछ होल्स ही तो करते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वेल, प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। इंग्लैंड और वेल्स में 1942 और 1954 के बीच करीब 10,365 सिंगल लोबोटमीज और 762 मल्टीपल लोबोटमीज परफॉर्म हुए, जिनमें से 9,284 पेशेंट्स की फॉलोअप स्टडी ने यह रिवील किया कि सिर्फ 41% लोगों की ही मेंटल हेल्थ में सुधार आया था।
4% लोगों ने तो ऑपरेशन के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया और बाकियों की हालत बद से बदतर हो गई। और ऊपर से रही बात फ्रीमैन की, तो यूएस के लोग और मीडिया ने जो डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन के जादुई हाथों का ढिंडोरा पीटा था ना, उन्हें भी फाइनली ये रियलाइज हो चुका था कि उसके 85% सक्सेस रेट के दावे का ऑल्टरनेट मतलब होता है 15% मौत। यानी उसके द्वारा कंडक्ट किए गए 3500 ऑपरेशंस में से लगभग 525 लोग भगवान को प्यारे हो गए। Now, with these scary results और क्लोरप्रोमेजीन और थोराजीन जैसे इफेक्टिव साइकोफार्मास्यूटिकल दवाइयों के मार्केट में आने के बाद लोगों को फाइनली रियलाइज होने लगा कि ये सभी सो कॉल्ड न्यूरोसर्जन्स किसी चूरन वाले बाबा से कम नहीं है। लाइक इसके इन्वेंटर इगाज मोनिस की ही बात ले लो, जिसके अनसक्सेसफुल लोबोटमी ऑपरेशन के चलते एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसने अपनी बढ़ी हुई तकलीफ का बदला निकालने के लिए इगाज मोनिस के ऑफिस में घुसकर उस पर गोलियां बरसा दी। लकीली इस अटैक के बाद मोनिस बच तो गया, बट ही वाज सीरियसली इंजर्ड, इतना कि उसके बाद ही लिव्ड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन अपाहिज कंडीशन। और उसकी वजह से लोबोटमीज परफॉर्म करने का उसका सिलसिला भी रुक गया। बट वन वे टू लुक एट इट इज कि आज के तारीख में भी कई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें पेशेंट की जान जाने की संभावना होती है और जान बचने की संभावना बेहद कम होती है। कई बार तो डॉक्टर्स ऐसे भी ऑपरेशंस करते हैं जो उन्होंने खुद अपने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। तो क्या आज के तारीख में भी हम वही सारी चीजें नहीं कर रहे, बस सिर्फ एक सीमिंगली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक सीमिंगली हाईटेक फैसिलिटी में? ये पॉइंट मैं बस इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज़ जस्ट लुक एट इट, कितना सारा हमारी जिंदगी का एक डॉक्टर के हाथों में होता है और उस डॉक्टर के लिए तो वो एक रोजमर्रा का काम होता है। I mean, हम सभी के लिए हमारी जिंदगी बहुत प्यारी होती है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बार मिलती है, बट डॉक्टर्स के पास तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। और इसीलिए अगर किसी भी बड़े सर्जरी के लिए हम किसी डॉक्टर को चुनते हैं तो ट्रस्ट एक कितना बड़ा फैक्टर हो जाता है कि डॉक्टर्स एक तरफ आपकी जान बचा सकते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो आपको मौत के कुएं में ढकेल भी सकते हैं। With that said, thanks a lot for watching। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ पर हमेशा देखते रहने मिलेगा। और आप फ्रेंड्स जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ टुडे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।